शहर और गांव की शादी। दिल्ली के शर्मा परिवार का आलीशान घर था। बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और घर भी बहुत ज्यादा सजा हुआ था। उस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और हर कोई बहुत ज्यादा व्यस्त था। अरे यार, ये क्या मुसीबत है, गांव में जाकर शादी करनी पड़ेगी। हे भगवान, कैसे गुजारा करूंगी मैं वहाँ। एसी तक नहीं होगा, मर ही गई मैं तो। लेकिन क्या करूं, मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती। काव्या का कमरा लेटेस्ट गैजेट्स और ब्रांडेड कपड़ों से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारे महंगे हैंडबैग्स भी थे। वो आईफोन चलाया करती थी। वो अपना फोन देख रही थी जहां सिमरन की एक सिंपल सी फोटो थी। ये लड़का तो बिल्कुल गंवार लग रहा है, ट्रैक्टर चलाता होगा। छी, मुझे नहीं पसंद है ऐसे लड़के। न जाने मेरी इससे शादी क्यों करवाई जा रही है। नीचे हॉल में हंसा देवी अपनी बहू प्रीति से गुस्से में बात कर रही थी। दोनों महंगे सोफे पर बैठी हुई एक दूसरे से बातचीत में व्यस्त थी। अरे बहू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गांव वाले लोग कितने पिछड़े होते होंगे। हमारी बेटी कैसे एडजस्ट करेगी वहाँ? कोई एसी नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई ब्रांडेड शॉपिंग नहीं। माँ जी, आप फिक्र मत करो, काव्या बहुत समझदार है और सिमरन भी तो पढ़ा लिखा लड़का है, सीए है वो। अरे पढ़ा लिखा है बहू तो क्या करेंगे, गांव में तो रहता है ना, खेती का काम करता होगा। हद है, हमारी काव्या को ट्रैक्टर चलाना सिखाएगा क्या? अजीब बात है। अरे बेटा, तू ही बता, गांव में बेटी को भेज रहा है, वहाँ कैसे रहेगी हमारी राजकुमारी? हमने तो कितने नाजों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में सिंह परिवार के अंदर एक बड़ी सी हवेली जैसा घर था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे और पुराने जमाने की शानदार डिजाइनिंग की हुई थी। ओ बेबे, दिल्ली तो लड़की आने वाली है, आपको तो खुश होना चाहिए। एमबीए है, बहुत पढ़ी लिखी है। खुश? अरे पुत्र, शहरी लड़कियां सिर्फ दिखावा करना जानती हैं। ना घर का काम आता है, ना खाना बनाना, बस मेकअप और फैशन। छी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। ओ बेबे, जमाना बदल गया है, लड़कियां भी पढ़ती लिखती हैं। काव्या एमबीए है, अच्छी नौकरी करती है। वाह क्या बात है, एमबीए है तो रोटी गोल बना लेगी, संस्कार कहाँ से लाएगी? घर परिवार का मतलब पता है? अजीब बात है, ये शहरी लड़कियां तो बस अपने बारे में सोचती हैं। माँ जी, आप फिर से वही बातें कर रही हैं। अरे बेटा, तूने जो लड़की पसंद की है ना, वो हमारे खेतों में काम कर पाएगी, गांव की जिंदगी समझ पाएगी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। दोनों परिवार पंजाब के गांव में इकट्ठे हुए थे। माहौल में अब बहुत ही गर्मा गर्मी साफ नजर आ रही थी। अरे बलजीत भाई साहब, आपका गांव तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ आने में थोड़ी मुश्किल हुई। धन्यवाद राजेश जी, आप दिल्ली वालों को गांव कहाँ से ही रास आएगा। यहाँ एसी नहीं है, वाईफाई भी धीमा है, परेशानी तो नहीं हो रही कोई? अरे यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। स्पा कहाँ है, शॉपिंग मॉल कहाँ है? अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कूलर भी नहीं है, पंखा भी मरमर के चल रहा है। मेरा तो दम घुट रहा है, पसीने से तरबतर हो गई हूँ मैं तो। बेबी जी ने हंसा देवी की बात सुन ली। उनके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो उठा और वो तुरंत ही उसके पास आकर बोली, तोबा तोबा, शहरी लोगों को सिर्फ शिकायत करना आता है। पहले के जमाने में तो बिना बिजली के भी सब खुश रहते थे, प्रकृति के साथ जीना आता था उन्हें। जी हाँ, पहले के जमाने में, लेकिन अब तो 21वीं सदी है ना माता जी, थोड़ा सा तो कंफर्ट होना चाहिए। एसी की क्या जरूरत नहीं। अरे शहरी रानी साहिबा, हमारे यहाँ प्राकृतिक हवा मिलती है, आपके दिल्ली की प्रदूषण भरी हवा से अच्छी है। दोनों दादी माँ के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था। मेहमान भी परेशान हो रहे थे। शादी की रस्में शुरू हो गई। सुनो, तुम सच में खेती करते हो? मुझे तो ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, खेत में काम कैसे करूंगी? अरे नहीं यार, मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपने गांव का विकास करने में मदद कर रहा हूँ। तुम्हें लगा कि मैं सिर्फ किसान हूँ? हे भगवान, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करो। जी कोई बात नहीं, मैं दिल्ली में भी ऑफिस जाता हूँ, यहाँ सिर्फ वीकेंड पर आता हूँ। तभी शादी के बीच में एक बड़ा ड्रामा हो गया। काव्या ने
ये साबित करने के लिए कि शहरी लड़कियां कुछ भी कर सकती है, ट्रैक्टर चलाने की जिद पकड़ ली। मैं भी दिखाऊंगी कि शहरी लड़कियां कुछ भी कर सकती है। ये बात गलत है। मैं ट्रैक्टर चलाऊंगी और ये साबित करूंगी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। काव्या ट्रैक्टर पर चढ़ गई, लेकिन गलत गियर लगाकर उल्टी दिशा में चली गई और सीधे कीचड़ वाले खेत में जा फंसी। अरे देखो देखो, शहरी बहू रानी ट्रैक्टर चला रही है, कमाल है। अरे यार, अब क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? बहुत शर्मिंदगी हो रही है। काव्या घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। इसी हंगामे के बीच बेबे जी और हंसा देवी के बीच और भी जोरदार बहस छिड़ गई। दोनों आमने सामने जाकर खड़ी हो गई। देख लिया ना तुम्हारी पोती का कमाल, कहा था ना शहरी लड़कियों को कुछ नहीं आता, बस दिखावा। बस भी करो, अब बहुत हो गया, हद है। कम से कम हमारी बेटी कोशिश तो करती है। तुम्हारी पोती ने साफ साफ बताया भी नहीं कि वो सीए है। हमारा पोता सीए है, दिमाग है उसके पास। तुम्हारी पोती को तो ट्रैक्टर चलाना भी नहीं आता। तो हमारी पोती भी एमबीए है, एमएनसी में काम करती है। कम है क्या? तुम्हारे गांव में तो इंटरनेट भी नहीं होगा ढंग का। माँ जी, बेबी जी प्लीज शांत हो जाइए। दोनों दादियों माँ का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरा घर युद्ध क्षेत्र बन गया। मेहमान भी इधर उधर भागने लगे। तभी राजेश को पुराने सामान से एक फोटो मिली। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो दोनों दादी माँ की फोटो है एक साथ। फोटो में हंसा देवी और बेबे जी कॉलेज के यूनिफॉर्म में खुशी से हंसते हुए दिख रहे थे। बीच में एक हैंडसम लड़का था जिसका हाथ दोनों के कंधों पर था। ओह गॉड, ये तो कमाल हो गया। दोनों एक ही कॉलेज में थी, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत अजीब बात है। माँ जी ने तो कभी बताया ही नहीं कि वो दिल्ली में पढ़ी हैं। ये फोटो कहाँ से आई? दादी माँ, ये आप हैं? बेबे जी, ये लड़का कौन है बीच में? फोटो देखकर दोनों दादी माँ एकदम चुप हो गई। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी और पुराने दर्द के निशान दिखने लगे। ये फोटो कहाँ से मिला? बहुत पुराना है, ये 50 साल पुराना है। हंसा, तू है ना? कितने साल बाद मिली? गुरदीप, मेरी सहेली, 50 साल बाद मिली है मुझे तू। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक सारी दुश्मनी भूल गई। सबको समझ आ गया कि यहाँ कोई बड़ा राज छुपा है। दादी माँ, क्या आप दोनों दोस्त थी? फिर इतनी दुश्मनी क्यों? क्या हुआ था? बेबे, सच्चाई क्या है? आप दोनों ने कभी नहीं बताया। अरे बेटा, 50 साल पहले की बात है। हम दोनों लेडी श्री राम कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन एक लड़के ने हम दोनों को प्यार के जाल में फंसाया और हमारे साथ नाटक किया। हाँ बेटा, उसने हम दोनों को अलग अलग कहा कि वो सिर्फ हमसे प्यार करता है। हम दोनों को लगा कि हमारी सहेली ने हमें धोखा दिया है और हमारी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। तो इसलिए आप दोनों में इतनी ज्यादा नफरत है? हम दोनों अलग अलग शहर में चली गई, कभी मिलने की कोशिश नहीं की। इतने साल बाद आज पता चला कि हम दोनों को ही धोखा मिला था। बेबे जी, दादी जी, इतने साल बाद भी वो गुस्सा। अब तो सच पता चल गया कि वो लड़का दोनों को धोखा दे रहा था। देखिए, इस फोटो में वो लड़का दोनों के साथ है। साफ पता चल रहा है कि वो दोनों से झूठ बोल रहा था। गुरदीप, माफ कर दे मुझे। इतने साल व्यर्थ की नाराजगी की हमने, हमारी दोस्ती को भी खराब किया। नहीं हंसा, गलती तो मेरी भी थी। मुझे भी तुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। एक बार सब कुछ बैठकर सुलझाने की कोशिश करनी थी। दोनों दादी माँ ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। सारा परिवार खुशी से रोने लगा। माहौल ही बदल गया। वाह दादी, अब तो लगता है शादी सचमुच खुशियाँ भरी होगी। बेबे जी, आप क्या काव्या को सिखाएंगे ट्रैक्टर कैसे चलता है, धीरे धीरे? और हंसा, तू अपनी पोती को पंजाबी खाना बनाना सिखाना, मक्खन वाली रोटी। बिल्कुल। और तू अपने पोते को शहरी तरीके सिखाना, फॉर्मल डिनर कैसे करते हैं। शादी का माहौल अब पूरी तरह खुशियों से भर गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। दोनों परिवार मिलकर जश्न मनाने लगे। अब लगता है कि यह शादी वाकई में ही शहर और गांव का बेहतरीन मेल है। जी हाँ भाई साहब, अब हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे और हमारी माँ जी भी। अब मुझे लगता है कि ये रिश्ता सच में परफेक्ट है। शहर और गांव दोनों की अच्छी बातें सीखूंगी। हाँ काव्या, शहर और गांव का प्यार
अब हम दोनों मिलकर कुछ नया बनाएंगे। इस तरह दो दादी माँ अपनी पुरानी दोस्ती के दौर में लौट आई। काव्या सिमरन की शादी में 4 चांद लग गए। सबको समझ आ गया कि प्यार में शहर गांव का कोई फर्क नहीं होता। भगवान करे हमारे बच्चे ऐसे ही हमेशा खुश रहें और हमारी दोस्ती भी अटूट हो जाए। शादी का समारोह धूमधाम से पूरा हुआ। दोनों परिवार अब सच्चे दिल से एक हो चुके थे। काव्या और सिमरन का प्यार सबकी नफरत पर जीत गया था। पूनम अपनी बहू काजल को घर में बंद करके अपनी पड़ोसन के कीर्तन में जा रही थी। वो जैसे ही घर का दरवाजा बाहर से बंद कर रही होती है, तभी पड़ोस की एक औरत बोलती है, क्या बात है पूनम बहन, काजल कहीं गई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, काजल तो घर में ही है। वो क्या है ना, बहुओं के सामने सास का कहर बना के रखना ही पड़ता है, वरना नहीं सर पे चढ़ के नाचने लग जाती है। कुछ पता नहीं होता। अरे बहू को घर में बंद करके क्या दिखाना चाहती हो सबको? अगर मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया तो मेरे पेट पीछे मेरी बहू क्या ही करती है, वो मुझे पता कैसे चलेगा? मेरी गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकले या किसी पड़ोस में जाके मेरी चुगलियाँ करे, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम्हारी बहू तो इतनी सीधी सादी है वैसे ही, तो इतना परेशान क्यों कर रही है बहू को? देखिए, वो मेरी बहू है और मुझे अपनी बहू को कैसे हैंडल करना है और कैसे नहीं, आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सास इतना बोलकर कीर्तन में चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सास की गैर मौजूदगी में काजल किचन में कुछ ढूंढ रही थी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मुझे ऐसी सास मिली है। अरे इतना टॉर्चर कौन करता है किसी को? कभी कभी तो दिल करता है कि अपनी सास को जहर की पुड़िया ला कर दे दूं, पर क्या करूं, डर के मारे सास के आगे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती मेरी। जहर देना तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं पुड़िया ने पास्ता कहाँ छुपा रखा है। आखिरकार काजल को पास्ता मिल ही जाता है और वो अपने लिए पास्ता बनाकर चोरी चोरी खाने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सास घर पर आती है और घर पर आने के बाद वो पूरे घर को अच्छे से चेक करती है और अपनी बहू काजल को बुलाकर बोलती है, वैसे तो घर को मैंने अच्छे से चेक कर ही लिया है, पर तू खुद बता दे, कहीं तूने मुझसे बिना पूछे घर में कुछ बनाया तो नहीं है ना? देख बहू, अगर मुझे पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं है। अभी भी वक्त है, सच सच बता दे। नहीं सासू माँ, आपको लगता है क्या कि मैं आपसे बिना पूछे कुछ कर पाऊंगी? चल ठीक है, एक काम कर, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा ठीक है, मैं भी आपके लिए चाय बना देती हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है। काजल फिर से किचन में जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। काजल खाना बना ही रही होती है कि तभी काजल का फोन बज जाता है। काजल की माँ से फोन कर रही थी, लेकिन काजल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना फोन उठा पाए। वहीं सोफे पर बैठी सास उठकर आती है और काजल का फोन उठाती है। देखिए बहन जी, अब आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, तो उसकी घर गृहस्थी में ताक झाक करना बंद कीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की घर गृहस्थी अच्छे से चले, तो कृपया अपनी बेटी से दूरी बनाकर रखें। अरे बहन जी, आप ऐसी बातें कर रही हैं जैसे मैंने अपनी बेटी को बेच ही दिया हो। अरे वो मेरी बेटी है। विदा करने के बाद 6 महीने हो चुके हैं, जब से ना बात की है ना मिली हूँ मैं उससे। आप ही बताइए, क्या मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर सकती क्या? देखिए, अभी आपकी बेटी खाना बना रही है, जब वो फ्री हो जाएगी तब मैं उससे बोल दूंगी कि वो आपको फोन कर लेगी। फिलहाल आप फोन रख दीजिए और अपना काम करिए। काजल खाना बनाते समय अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी और बेचारी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन काजल का देवर मनीष और पत्नी निशा दोनों अपने हनीमून से घर पर वापस आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद निशा बड़े ही आराम से सुबह 7 बजे तक सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ काजल रसोई में खाना बना रही थी। सास गुस्से में निशा के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, ओ महारानी, भूल गई क्या? ये तुम्हारा मायके नहीं बल्कि ससुराल है, और ससुराल में बहू सुबह 5 बजे उठती है। सासू माँ, आपको किसी चीज की तमीज नहीं है या फिर किसी ने सिखाया नहीं है? पहले तो एक बात बताइए कि कमरे में आने पर आपको आवाज लगाना चाहिए था ना? और दूसरी बात, मैं अपने ससुराल में हूँ, किसी जेल में नहीं हूँ जो कैदियों जैसी लाइफ जीऊं। छोटी बहू की ऐसी बातें सुनकर सास का मुंह बन जाता है और वो बिना कुछ कहे ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में काजल अपनी सास को चाय देती है और अचानक से गरम गरम चाय जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सास को बहुत गुस्सा आता है और सास काजल को सुनाने लगती है, अरे तेरी आँख है या बटन, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? जब देखो तब नुकसान करती रहती है।
अब ये कब टूट गया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप आकर करेगा यहाँ पे। माफ करना सासू माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, आगे से ध्यान रखियो, यही तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मजबूरन मुझे अपना कहर तुझ पे बरसाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और निशा अपनी सास को बोलती है, वैसे सासू माँ, एक चाय ही तो गिरी है, इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? वैसे भी अपना कहर आप अपने तक ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना आजकल की मॉडर्न बहुओं की तरह अगर मैंने कहर करना शुरू किया ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। देख, अपनी जुबान संभाल के बात कर। इस घर में जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी या मेरे हिसाब का होता है, और आज तक कभी काजल बहू ने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया है। और तुझे इस घर में आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और तेरी जुबान कैची की तरह चल रही है। लगता है तुझे मेरे बारे में अभी कुछ पता नहीं है। सासू माँ, आपको तो पता भी नहीं है मेरे बारे में। कॉलेज टाइम से मैंने कितने लड़के लड़कियों को मार मार के सीधा किया है, और आप तो ठहरी 55 साल की उम्र की। सोच लो, आपको तो मैं 5 मिनट में सीधा कर दूंगी। पहली बार ऐसा हुआ था कि सास का कहर सास पर ही कमजोर पड़ रहा था। निशा के सामने सास पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। ऐसे अब जब भी सास काजल को परेशान करने की कोशिश करती, निशा तुरंत काजल के सपोर्ट में आकर काजल को बचा लिया करती। ये सब देखकर काजल को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काजल भी अपनी सास के कहर से परेशान हो चुकी थी। ऐसे एक दिन निशा वहाँ पर नहीं थी। इसी बीच काजल अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ गुस्से में उसकी सास आती है और उसका फोन छीन लेती है और फोन को काटकर काजल से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई फोन पे बात करने की? किससे पूछ के तूने अपनी माँ को फोन मिलाया है? भूल गई क्या? घर में जो भी कुछ होता है वो मेरी मर्जी और मेरे हिसाब का होता है। सासू माँ, मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी और अपनी माँ से बात करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रही थी ना। अच्छा, मतलब खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल रहा है। आज तक तो तेरी जुबान कभी खुली नहीं। लगता है निशा बहू की संगत का असर हो रहा है तुझ पे। मुझे किसी का रंग नहीं चढ़ा सासू माँ। मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि हमेशा कमजोर इंसान को ही सामने वाला दबाता है। जब तक मैं इस घर में थी तब तक आपने मुझ पर खूब अत्याचार किया, लेकिन जब से निशा इस घर में आई है तब से सास का कहर नहीं बल्कि बहू का कहर आप पर भारी पड़ चुका है। तभी वहाँ पर निशा आ जाती है और निशा कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। इस दुनिया में हमेशा कमजोर इंसान को ही लोग दबाते हैं, और जब आप अपने हक की लड़ाई के लिए उठो ना और मदद न मांगो तो और ज्यादा दबाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निशा। मैं सासू माँ की बहुत इज्जत करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब सासू माँ मुझे समझेंगी, लेकिन सासू माँ ने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया था। पर अब मुझे लगता है कि ज्यादा चुप रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है। काजल की बात सुनकर सास का मुंह बंद हो जाता है और वो समझ जाती है कि उसे जितना कहर बरसाना था बरसा लिया। अब दोनों बहुएं मिलकर सास को मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती और सास की अकड़ भी अब ढीली हो जाती। सास अपनी दोनों बहुओं में से अब किसी को भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचती। रीता की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो अलग अलग तरह की दाल बेचा करती थी। लोगों को रीता की दालों की गुणवत्ता बहुत पसंद आती थी। ऐसे एक रात रीता दाल बेचकर घर जाती है और अपनी सास नीलम को अपनी बिक्री के पैसे देते हुए कहती है, सासू माँ, ये लीजिए आज की बिक्री के पैसे। आज भी मेरी अच्छी बिक्री हुई है। आज भगवान से यही दुआ है मेरी कि काम अच्छा चलता रहे और आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बना रहे। सच में बहू, तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। अरे जब से तू मेरे घर में शादी करके आई है तब से तूने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया है। घर और बाहर दोनों का ही काम अच्छे से कर लेती है। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, कुमकुम तेल ले खाना लगा देगी। नहीं सासू माँ, खाना तो मैं बाद में खा लूंगी। पहले कुमकुम की थोड़ी मदद कर दो। वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक अकेली सारा काम करती है। क्या बहू, तू भी कैसी बातें करती है? तुझे क्या लगता है कि तेरी देवरानी अकेले ही घर का सारा काम करती है? अरे जैसे ही तू दुकान पे चली जाती है ना, इसके साथ मिलके मैं घर का सारा काम करवा देती हूँ। कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, मार्केट से सब्जी लाना, छोटी मोटी सफाई करना, कभी कभी तो मैं सब्जी भी बना देती हूँ। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ सासू माँ कि आप हमें बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करती हैं। तभी तो सास होने के बावजूद भी हमें इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं।
सास अपनी रीता बहू की तरक्की देखकर बहुत खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ रीता की देवरानी कुमकुम गुस्से में बर्तन पटक पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी सास उसे सुनाते हुए कहती है, क्या बात है कुमकुम बहू, आखिर क्यों अपना गुस्सा इन बर्तनों पे निकाल रही हो? ये सारे बर्तन तुम्हारे मायके से आए हैं क्या? सासू माँ, अगर जेठानी जी की तारीफ करने से आपका मन भर गया हो तो आप दोनों हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। मैं भी थोड़ी देर में आप सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे तो ये बात तो आराम से भी बोल सकती है ना, इसमें बर्तन पटकने वाली क्या बात है? बर्तन पटक पटक के तूने इतना नुकसान कर दिया। ठीक है सासू माँ, बात को बढ़ाओ मत और जल्दी से हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ जाइए। कुमकुम को अपनी जेठानी से बड़ी ही ईर्ष्या होती थी। उसकी तारीफ सुनकर देवरानी जल भुन जाती थी। ऐसी एक दिन रीता कुमकुम को लेकर अपने घर के स्टोर रूम में जाती है, जहाँ रीता ने खूब सारी दालें रखी थी, वो बेचने के लिए थी। रीता और कुमकुम दोनों कमरे की सफाई करके वापस आ जाते हैं, जिसके बाद रीता दुकान खोलने के लिए चली जाती है। तो वही घर का सारा काम कुमकुम के जिम्मे आ जाता है और वो तुरंत अपनी माँ जमुना को फोन करके कहती है, माँ, किस घर में मेरी शादी कर दी है तुमने? जब से इस घर में आई हूँ तब से परेशान हूँ मैं। कभी कभी तो दिल करता है कि ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊँ। अरे क्या हो गया बेटा, बेकार में क्यों भड़क रही है? आखिर बात क्या है, बता तो सही। अरे माँ क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम अकेले करूँ। ऊपर से आज तक कभी किसी ने भी इस घर में मेरी तारीफ नहीं की होगी। सबको यही लगता है कि जो भी करती है वो जेठानी जी ही करती हैं। अरे उनका क्या है, सुबह उठती है और दुकान पर बैठ जाती हैं और शाम को आती है फिर, और जब वो घर आती है तो उनको घर में बना बनाया खाना मिल जाता है और मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अच्छा तो ये बात है, मेरी बेटी को इतनी तकलीफ हो रही है वहाँ पर और मुझे पता ही नहीं है। मैंने तुझे वहाँ बहू बना के भेजा था, ना कि नौकरानी। अभी शाम को तेरी सास से बात करती हूँ। कुमकुम अपनी माँ से अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करती है। ऐसे ही शाम को कुमकुम की माँ फोन करती है और नीलम से कहती है, नमस्कार बहन जी, और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया तो है ना? हाँ हाँ बहन जी, सब अच्छा है। और बताइए कैसे याद किया आपने? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ बहन जी, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा करोगे। मैंने सुना है आपकी बड़ी बहू दाल बेचने का काम करती है और आप उसका साथ देती हो और सारा घर का काम मेरी बेटी से करवाती हो। मेरी बेटी आपकी घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो पूरा दिन घर का काम करेगी। अच्छा तो मतलब खबर आप तक पहुँच गई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी बेटी अकेले घर का सारा काम नहीं करती है, बल्कि मैं उसके साथ थोड़ा बहुत काम करवा देती हूँ। और रही बात मेरी बड़ी बहू की, अभी हमारे घर के जो हालात है और हालातों को देखते हुए मेरी बड़ी बहू ने छोटी सी दाल की दुकान खोली है। और बहन जी, अगर आप चाहती है ना कि आपकी बेटी का घर बसा रहे, तो आगे से दोबारा कभी बेटी के ससुराल वालों पे नजर मत डालना और उनके कामों में कभी दखल अंदाजी मत करना। हाँ तो मेरी बात को भी दिमाग में बिठा लीजिए। मेरी बेटी आपके घर की नौकरानी नहीं है, वो सारा घर का काम नहीं करेगी अकेले। ठीक है, अगर आपकी बेटी को घर के काम काज करने में तकलीफ है तो कोई बात नहीं, आप कल ही आके उन्हें ले जाइए अपने घर पे। मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी। सास गुस्से में फोन काट देती है। ऐसे ही शाम को सास खुद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे कुमकुम के मन में अपनी जेठानी के लिए और भी ज्यादा जलन पैदा होने लगती है। अब उस घर में कुमकुम से कोई बातचीत नहीं करता था और ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था और वो फिर से अपनी माँ को ससुराल की सारी बातें बताया करती थी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। रीता के परिवार में मनमुटाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी एक दिन रीता दुकान पर थी, तभी कुछ ग्राहक गुस्से में रीता के पास आते हैं और पत्थर से रीता को मारना शुरू कर देते हैं। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? तभी एक ग्राहक बोलता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो लोगों को जहरीली दाल खिलाते हो, ऊपर से बोलती हो कि ये तुमने क्या किया। अरे तुम्हारी वजह से हमारे परिवार में न जाने कितने लोग अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें इतनी घटिया हरकतें करते हुए? डॉक्टर ने खुद कहा है कि जो दाल तुम भेजते हो ना, वही दाल खाने की वजह से आज हमारे घर वाले जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं कभी किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो अच्छी क्वालिटी की दाल खरीद कर लाती हूँ और वही बेचती हूँ। मैंने कभी लोगों के साथ बेईमानी नहीं की है। अच्छा, एक तो जहरीली दाल खिलानी, ऊपर से ये कहती हो कि तुमने कोई बेईमानी नहीं की है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि डॉक्टर
झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में जहरीली दाल की बात तेजी से फैल जाती है। थोड़ी ही देर में रीता का पूरा परिवार भी वहीं पर आ जाता है और कुछ ही समय में पुलिस वाले भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। सबके सामने रीता को गिरफ्तार करके वहां से ले जाया जाता है। रीता को जाता हुआ देखकर उसकी सास और रीता का पति मनोज बुरी तरीके से रोने लगते हैं। क्या हुआ सासू माँ? आपको तो अपनी बहू के ऊपर बड़ा नाज था, पर आपकी बहू तो पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकतें करती हैं। अरे लोगों को जहरीली दाल खिला रही है आपकी बहू। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आपकी बहू का पाप का घड़ा फूट गया। पर मुझे अपनी बहू पे पूरा भरोसा है, उसने ऐसा कभी नहीं किया होगा। जरूर उसे कोई फंसा रहा है। थोड़ी ही देर में सब अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद कुमकुम अपने कमरे में जाकर सबसे पहले अपनी माँ को फोन करती है और उसे रीता की गिरफ्तारी होने की खबर देती है। अरे माँ, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया। अच्छी क्वालिटी की दाल को बदलकर मैंने केमिकल वाले घटिया क्वालिटी की दाल स्टोर रूम में रख दिया था और वही दाल जेठानी जी ने अपने प्यारे प्यारे ग्राहकों को बेच दिया और आखिरकार जो मैं चाहती थी वो हो ही गया। कुमकुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी खुशी में कमरे का दरवाजा लगाना ही भूल जाती है। कमरे के बाहर कुमकुम के साथ साथ रीता का पति मनोज भी सारी बातें सुन लेता है और वो दोनों तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और छानबीन करने के बाद सारे सबूत कुमकुम के खिलाफ मिल जाते हैं और पुलिस कुमकुम को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे डाल देती है।